हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कैंसर के बारे में। कैंसर के बारे में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। क्या-क्या पढ़ेंगे कैंसर के बारे में? आज कैंसर की सारी बायोलॉजी पढ़ेंगे। कैंसर की सारी बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है, कैंसर की डायग्नोसिस कैसे होती है, इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट है और ट्यूमर कितने प्रकार का होता है। पहले तो हम जानेंगे कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे होता है। तो हमारी बॉडी में कहीं भी कोई कट लग गया, मान लीजिए हमारी बॉडी में यहाँ एक कट लग गया, यहाँ एक हम मार्कर से यहाँ एक कट लग गया, तो कट लगने के बाद हमारी बॉडी में हीलिंग होगा। हीलिंग उतना ही होगा जितना कट लगेगा। जितना स्थान पे हमारे जिस जगह पे कट लगा रहेगा, जिस जगह पे हमारी चोट लगी रहेगी, उस जगह पे हमारी हीलिंग होगी, उससे एक्स्ट्रा सेल्स नहीं बनेंगे। तो कैंसर में क्या होता है? कैंसर में क्या होता है? कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड कैंसर के बारे में अगर हम लिखेंगे, कैंसर के बारे में लिखेंगे अनकंट्रोल्ड 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 ग्रोथ ऑफ सेल्स थ्रू सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स थ्रू सेल डिवीजन थ्रू की स्पेलिंग गलत है, इसको लिख लेते हैं, थ्रू सेल डिवीजन एंड लॉस ऑफ apoptosis and contact inhibition results in cancerous cells development। क्या हुआ? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुआ, किसका? सेल्स का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हुआ सेल डिवीजन के द्वारा, और लॉस ऑफ एपोप्टोसिस और कांटेक्ट इनहिबिशन का लॉस हो गया। इससे कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो गया। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का मतलब, जैसे कि कैंसरस सेल क्या करती है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करती है। और यही नॉर्मल सेल क्या करेगी? नॉर्मल सेल, यहाँ प्रॉपर्टी ऑफ हम नॉर्मल सेल लिखेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एक कैंसरस सेल में कैसे कन्वर्ट होगी। प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल क्या कहती है? पहला प्रॉपर्टी क्या हमने लिखा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल थ्रू सेल डिवीजन। ये क्या करती है? कंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। कंट्रोल्ड नहीं लिखो, हाईली कंट्रोल्ड। मतलब नॉर्मल सेल में जो सेल डिवीजन होता है बहुत हाईली कंट्रोल्ड होता है, जेनेटिकली हाईली कंट्रोल्ड होता है। सेल अपने आप जनरेट नहीं कर सकती है, सेल बकायदा ग्रोथ करेगी, जनरेट करेगी। सेल बॉडी के सिग्नल को फॉलो करेगी, कब जनरेट करना है बॉडी आपको सिग्नल देगा, बॉडी उसको सिग्नल देगा, तब जाकर के सेल का ग्रोथ होगा और उसका डिवीजन होगा। और इसका उल्टा किसमें होता है? कैंसर सेल में, उसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है। तो हम क्या समझ पा रहे हैं? क्या कैंसर कहीं बाहर से आ रहा? नहीं, कैंसर हमारी बॉडी के सेल्स का फेलियर है, हमारी बॉडी के सेल्स का फेलियर है। जैसे एक कार का ब्रेक है, अगर वो फेल हो जाएगा, कार का ब्रेक या स्टीयरिंग फेल हो जाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कार के ब्रेक और स्टीयरिंग को एक्सीडेंट के लिए बनाया गया था? नहीं, कार के ब्रेक और इसके स्टीयरिंग को इसलिए बनाया गया था कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन अगर उसके फेल होने से एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसी प्रकार से जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब हाईली कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, सेल कंट्रोल ग्रोथ नहीं कर पाती है और ना डिवीजन कर पाती है, तो इससे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल डिवीजन होता है, सेल का अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। और क्या होता है? लॉस ऑफ एपोप्टोसिस। नॉर्मल सेल्स को एपोप्टोसिस इसको क्या कहते हैं? सेल डेथ भी कहते हैं, सेल डेथ में क्या होता है? बॉडी की एक सेल है, इस सेल को कितनी बार डिवाइड करना है बॉडी को पता होता है। मान लीजिए इस सेल को 5 बार डिवाइड करना है, 5 बार डिवाइड होने के बाद इस सेल को नष्ट कर दिया जाएगा प्रोग्राम्ड सेल डेथ के द्वारा, जिसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। बॉडी की सेल्स अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगी, इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, वो भी हाईली कंट्रोल्ड, जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैनर में होगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि रप्चर हो जाए, फट जाए इसके सेल्स कहीं, मतलब इसका बकायदा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर इसका कंटेंट फैगोसाइटोसिस के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एपोप्टोसिस में इसका उल्टा होता है, लॉस ऑफ एपोप्टोसिस।
लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर में इसका उल्टा होता है, एपोप्टोसिस की प्रक्रिया लॉस्ट हो जाती है और कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रक्रिया लॉस्ट हो जाती है। तो कांटेक्ट इनहिबिशन किसे कहते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन किसे कहते हैं, इनहिबिशन किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पर सेल्स हैं, यहाँ पर सेल्स हैं, सेल्स का ग्रोथ होगा, सेल्स का ग्रोथ होगा और सेल एक दूसरे को, एक टाइम आएगा सेल एक दूसरे को टच कर जाएंगी, सेल एक दूसरे को टच कर जाएंगी। जब सेल एक दूसरे को, मतलब दो सेल हैं, जब दोनों सेल एक दूसरे को टच कर जाएंगी उसके बाद सेल को सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ हमारी प्रॉपर ग्रोथ हो गई है, अब हमें ग्रोथ नहीं करना, इससे ज्यादा हमें अपना स्थान नहीं बढ़ाना है। लेकिन कैंसर सेल में इसका उल्टा होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है, बॉडी की सेल, कैंसर की सेल अपने आप को डेवलप करेगी, कांटेक्ट में आने के बाद भी डेवलप करेगी, एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएगी या एक दूसरे में घुस जाती हैं, एक दूसरे में ओवरलैप हो जाती हैं या फट के एक दूसरे में सेल घुस जाती हैं। तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी क्या है, कंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, और एपोप्टोसिस की प्रक्रिया इसमें हाईली कंट्रोल्ड होता है, और कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रक्रिया किसमें होती है, नॉर्मल सेल में होती है। ये सारी प्रक्रियाएं कैंसर सेल में लॉस्ट हो जाती, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, लॉस ऑफ एपोप्टोसिस होता है, कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रक्रिया भी लॉस्ट हो जाती है, जिससे कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है, कैंसर सेल का डेवलपमेंट होता है। आप इतना नोट करिए, इसके आगे हम चलते हैं। और कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, आप यहीं पर लिख लीजिए, ऊपर लिख लीजिए, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी को कहते हैं ओंकोलॉजी, ओंकोलॉजी। ऑन्कोलॉजी और कॉन्कोलॉजी में दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। हमने देखा कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, अनकंट्रोल्ड एक जगह है जहां पर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के फलस्वरूप क्या बन जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा, ट्यूमर या गांठ बन जाएगी, इसको हम कहेंगे गांठ बन गई है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के द्वारा क्या बन गया, बॉडी में एक जगह ट्यूमर बन गया। अब ट्यूमर भी दो प्रकार के होते हैं, ट्यूमर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहले आप कैंसर का डिफिनेशन लिख लीजिए, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हम ट्यूमर देखिए, दो प्रकार के होते हैं, ट्यूमर के बारे में देखेंगे। नोट करिए आप, आई होप नोट कर लिया होगा आपने। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन बार बार हो रहा है, कोई कंट्रोल्ड सेल डिवीजन नहीं है, सेल डिवीजन होने की वजह से क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन होने की वजह से ट्यूमर का ग्रोथ हो जाएगा, एक गांठनुमा संरचना बन जाएगी, ट्यूमर। ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या फर्क है। हमने एक ट्यूमर का स्ट्रक्चर बना लिया, लीजिए बॉडी की सेल्स है, एक कैप्सूल टाइप का स्ट्रक्चर बना, इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, इसमें ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ, इसमें ट्यूमर बना, इसमें ट्यूमर बना। अगर वो ट्यूमर एक जगह पर कन्फाइंड रहता है, एक जगह पर लोकेलाइज्ड रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं फैलता है, तो उसको क्या कहेंगे, बिनाइन ट्यूमर। कन्फाइंड एट, पहली प्रॉपर्टी क्या है, लोकेलाइज्ड रहता है, लोकेलाइज्ड एट वन प्लेस, मतलब जहां पर ट्यूमर का ग्रोथ हुआ ट्यूमर वहीं रहेगा, एक कैप्सूल के अंदर रहेगा, एक कैप्सूल के अंदर रहेगा, इस कैप्सूल को ये फाड़कर बाहर नहीं निकलेगा, कैप्सूल को फाड़कर बाहर नहीं निकलेगा। इसके एक सेल को, कैंसर के एक सेल को क्या कहते हैं, नियोप्लास्टिक सेल, नियोप्लास्टिक सेल, और पूरी कॉलोनी को क्या कहेंगे, नियोप्लाज्मिक ग्रोथ, नियोप्लाज्म कहेंगे। तो क्या रहेगा, कैंसर का बिनाइन ट्यूमर की प्रॉपर्टी क्या है, लोकेलाइज्ड एट वन प्लेस, मतलब एक जगह पर कन्फाइंड रखेगा अपने आप को, बॉडी में हर जगह नहीं फैलेगा। और यही अगर हम बात करेंगे, बात करेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर की, दोनों को कंपेयर करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए ट्यूमर है, अरे यहां से इधर से ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, भाई आसपास ब्लड वेसल्स तो होंगी, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की कैपिलरीज हैं,
ऐसे आ रही है, ब्लड वेसल्स आ रही हैं। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या हो रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या हो रहा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अपने आप को, इसका जो कैप्सूल है, इस कैप्सूल को ब्रस्ट करके, इस कैप्सूल को फाड़ करके ट्यूमर कहाँ आ गया, ब्लड सेल्स में आ गया, ब्लड सेल्स में आ गया। तो क्या अगर ये इस चीज को, इस कैप्सूल को रप्चर करके ब्लड्स में आ गया, या ब्लड कैपिलरी में आ गया, या लिम्फेटिक कैपिलरी में आ गया, तो क्या हम इसको लोकेलाइज्ड कहेंगे? ये नॉन लोकेलाइज्ड है, नॉन लोकेलाइज्ड, लोकेलाइज्ड। ये यहां से ब्रस्ट करके यहाँ पे तो ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ ही है, ट्यूमर का फॉर्मेशन यह हुआ है, ये ब्लड के थ्रू मान लो एक बोन का स्ट्रक्चर बना दिए, एक बोन का स्ट्रक्चर बना दिए, इसने आकर के यहाँ बोन में अपना एक कॉलोनी टाइप का बना लिया, और यहाँ पे भी कैंसरस सेल का डेवलपमेंट कर दिया। तो क्या हुआ, मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाता है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह से दूसरी जगह पर जाके, एक जगह से दूसरी जगह पर जाके और वहां रह करके ट्यूमर का फॉर्मेशन या कैंसरस सेल का डेवलपमेंट कहता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर इज मेटास्टेसिस, एनसीईआरटी कहता है। मेटास्टेसिस मतलब कैंसर सेल क्या करेगा, डेवलप, यहां से कहां से आया, एक जगह से, एट वन प्लेस, इसको क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस। इसके बारे में एक दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, ये स्लो ग्रोथ करती हैं, स्लो ग्रोथ करती हैं, और क्यूरेबल होता है, क्यूरेबल होता है। इसमें क्या होता है, नॉन लोकेलाइज्ड हो गया, फास्ट ग्रोइंग सेल, फास्ट ग्रोइंग सेल, और नॉट ट्रीटेबल, इसको ट्रीट करना आसान नहीं होता है, नॉट ट्रीटेबल। इसमें मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं होती, मेटास्टेसिस, इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस होता है, इसमें क्या होता है, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस में क्या हुआ, कैंसर की सेल एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं वाया ब्लड वेसल्स और लिम्फ वाया ब्लड वेसल्स। कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करके दूसरी जगह पर जाकर के, जैसे कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, किसी लेडी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो वहां से कैंसर की सेल जाकर के लंग कैंसर कॉज कर सकती हैं, बोन कैंसर कॉज कर सकती हैं, और ब्रेन में जा सकती हैं, कहीं भी जा सकती हैं, वहां अपना लॉज बना सकती हैं, सेल के स्लॉट कहीं भी जा सकते हैं, वहां अपना लॉज बना सकते हैं। तो आपने कितनी चीज लिख दिया मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में। मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही हम कैंसर कहते हैं, इसको तो बेनाइन ट्यूमर को हम ट्यूमर कह देते हैं, और इसको ट्रीट भी कर दिया जाता है, सर्जरी से इसको निकाल दिया जाता है। तो आपने ट्यूमर के बारे में पढ़ा, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये लोकलाइज्ड होती है, एक प्लेस पर रहती हैं, और स्लो ग्रोइंग होती है, और इनको क्योर किया जा सकता है, इनमें मेटास्टेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। ये नॉन लोकलाइज्ड होती, एक जगह पर नहीं रहती, इनका कैप्सूल फटता है, ये ब्लड या लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा बॉडी के अन्य पार्ट में, बॉडी के अन्य ऑर्गन में चली जाती हैं, और वहां पर जाके कैंसर कॉज करती हैं। और फास्ट ग्रोइंग सेल होती हैं, नॉट ट्रीटेबल, इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता है, इनको ट्रीट करने में काफी एडवांस मेथड का यूज किया जाता है, फिर भी इतना सक्सेस नहीं है। और मेटास्टेसिस मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर, एनसीईआरटी कहती है कैंसर, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। आप नोट करिए बेनाइन ट्यूमर के बारे में, इस फास्ट ग्रोइंग सेल के बारे में थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा पानी पी लें। यहां पर बेनाइन ट्यूमर का सफर खत्म होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर के ही बारे में बात करेंगे। हमने क्या कहा, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड करती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड करती है। मान लीजिए अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड करती है और बहुत फास्ट करती है,
बहुत फास्ट करती है, तो इसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेल्स अनकंट्रोल्ड ग्रो कर रही है। जो सेल अनकंट्रोल्ड ग्रो कर रही है उसको एनर्जी चाहिए होगा, अनकंट्रोल्ड बहुत सारी सेल्स को फास्ट और अनकंट्रोल्ड, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ, आठ से 16, 16 से 64 ऐसे बन रहा है और बहुत तेजी से ये प्रक्रिया चल रही है। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या चाहिए होगा? एनर्जी। कैंसर सेल रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको हाई अमाउंट में चाहिए होता है। एनर्जी कहां से पाती है? एनर्जी पाती है इन नॉर्मल सेल। दे कंपीट विद द नॉर्मल सेल। ये कंपीट करती हैं किससे? नॉर्मल सेल से कंपीट करती हैं वाइटल न्यूट्रिशन के लिए, और इनका न्यूट्रिशन ये ले लेती हैं, और अगल बगल की जो हेल्दी सेल्स हैं उनका भी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फास्ट ग्रोइंग अनकंट्रोल्ड एंड फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं, तो इसके लिए अनकंट्रोल्ड और फास्ट ग्रोथ करने के लिए इनको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। इसलिए इस क्या करती हैं? नॉर्मल सेल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नॉर्मल सेल में स्टार्वेशन की प्रक्रिया हो जाती है। नॉर्मल सेल में स्टार्वेशन हो जाता है। स्टार्वेशन मतलब भूखमरी हो जाती है, वहां न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। इसलिए जिसको कैंसर हो जाता है उनका लगातार बॉडी वेट कम होता रहता है, क्योंकि कैंसर सेल ही सारा न्यूट्रिशन, जो जितना भी वो न्यूट्रिशन टेक कर रहे हैं, जितना भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उसको सारा तो कैंसर सेल ले रही है। तो बॉडी में वेट और बॉडी की इम्यूनिटी कैसे ग्रो करेगी? इसलिए कैंसर सेल क्या करती है? रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, नोट करिए। इसके आगे चलते हैं। एक कैंसर सेल की कॉलोनी है। कैंसर सेल रिलीज सम ग्रोथ फैक्टर which leads to the formation of new blood vessels that is known as angiogenesis। क्या करती है? कैंसर की एक कॉलोनी बनी, तो कैंसर सेल अपने लिए क्या ग्रो करती हैं? अपने लिए खुद का ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं। कैंसर सेल अपने लिए खुद का ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं। खुद का ब्लड वेसल्स नहीं ग्रो करेंगी तो न्यूट्रिशन को कहां से लेंगी? खुद का ब्लड वेसल्स ग्रो करती हैं। कैंसर सेल कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती हैं। वो ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? इनके खुद के लिए, अपने खुद के लिए अपना खुद का ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट करता है। मतलब ये सारी सुविधाएं अपने आप बना लेती हैं, क्योंकि इनको फास्ट ग्रो करना है। इनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स एक वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं। तो आप इतना नोट करिए। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स का, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एंजियोजेनेसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स क्या कहते हैं? एंजियोजेनेसिस कहते हैं। आप नोट करिए। अब हम कॉज देखते हैं, कैंसर क्यों होता है। ऐसा कोई भी एजेंट जो कैंसर कॉज करता है उसको हम कहते हैं कार्सिनोजेन। ऐसा भी कोई भी एजेंट, चाहे वो केमिकल एजेंट हो, चाहे फिजिकल एजेंट हो, चाहे बायोलॉजिकल एजेंट हो, एक नॉर्मल सेल को अगर कोई भी एजेंट, चाहे एजेंट फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, एक कार्सिनोजेन है। नॉर्मल सेल को किसमें
कन्वर्ट करता है कैंसरस सेल में, कैंसरस सेल में। तो कॉजिंग एजेंट क्या है, कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या है, कैंसर किससे होता है, कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर के कई सारे एजेंट है, फिजिकल एजेंट है, फिजिकल के बारे में, केमिकल के बारे में और बायोलॉजिकल के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं फिजिकल एजेंट। कैंसर किससे होता है, फिजिकल एजेंट क्या है इसका। फिजिकल एजेंट में क्या है, कार्सिनोजन क्या है, कैंसर कॉज करने वाला कोई भी सब्सटेंस जो है उसको हम कार्सिनोजन कहते हैं। फिजिकल एजेंट में क्या है, फिजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट। क्या है पहला फिजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट क्या है, आपका रेडिएशन है, रेडिएशन है। हाँ, रेडिएशन से भी कैंसर होता है। रेडिएशन दो प्रकार की होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन, और दूसरा कैसी होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, अब आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल क्या है, एक्स रेज एंड गामा रेज। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल है यूवी रेज। आप बता सकते हैं आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या फर्क है। जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं इनका वेवलेंथ कम होता है, एनर्जी ज्यादा होती है, ये हाई एनर्जी की होती हैं। और यूवी रेडिएशन जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इनका वेवलेंथ ज्यादा होता है और एनर्जी कम होती है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, एनर्जी कम होती है। तो क्या करती हैं एक्स रेज एंड गामा रेज, क्या करती हैं, एक्सरेज और गामा रेज क्या करती हैं, एक्सरे और गामा रेज। इसलिए एक्सरे रूम में सबको अलाउ नहीं किया जाता है। एक्सरे रूम में जो एक्सरे टेक्नीशियन होता है, जो एक्सरे करने वाला होता है, बकायदा एक अपना खुद का पोशाक या खुद का एक प्रोटेक्टिव वस्त्र टाइप के पहने होते हैं, प्लास्टिक टाइप का होता है, वो ऐसे पहने रहते हैं एक्सरे रूम में। और फ्रीक्वेंटली एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको जरूरत है एक्सरे की, अगर कहा जाए डॉक्टर के द्वारा, तभी एक्सरे करवाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे का एक्सपोजर जो है हमारे डीएनए को डैमेज कॉज करता है। क्या करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए के ब्रेक डाउन करेंगे, जिससे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये क्या करता है, यूवी रेडिएशन बहुत करेगा, सनबर्न करेगा। इससे क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा सनबर्न से क्या होने के चांसेस रहते हैं, स्किन कैंसर से। लेकिन ये सेफ है, ये सेफ नहीं, एक्सरेज और गामा रेज। तो फिजिकल कार्सिनोजेनिक एजेंट में रेडिएशन आ गया, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गए, आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो गए। आयोनाइजिंग में एक्स रेज है, गामा रेज है, जो क्या कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए को ब्रेक डाउन करेंगे, डीएनए के सीक्वेंस को ब्रेक डाउन करेंगे, उसमें म्यूटेशन कॉज कर देंगे, जिससे आपका क्या हो जाएगा, कैंसर का प्रमोट हो जाएगा। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में यूवी रेज आते हैं, जिससे सनबर्न होता है, ये सनबर्न हो सकता है, जल सकती है, स्किन जल सकती है, जिससे स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप फिजिकल एजेंट के बारे में देख ली, इसके बाद आप केमिकल एजेंट के बारे में देख ली, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिजिकल एजेंट, केमिकल कार्सिनोजन लिख लीजिए, कार्सिनोजेनिक एजेंट का फिजिकल एजेंट। उसके बाद क्या हो गया, केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट में क्या होगा, पहला केमिकल एजेंट है टोबैको स्मोकिंग। टोबैको स्मोकिंग से क्या होगा, टोबैको स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर। और दूसरा क्या हो गया, टोबैको च्यूइंग, तंबाकू खाया भी जाता है। स्मोकिंग दो टाइप का होता है, एक जो होता है स्मोकर, एक जो डायरेक्टली स्मोक करता है उसको कहते हैं एक्टिव स्मोकर, और एक होता है पैसिव स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करने वाले के साथ रहते हैं तो स्मोक कर ही रहा है, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आपको होता है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग, स्टडीज में पाया गया है कि पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। तो आपको उनके साथ भी नहीं रहना है,
आपको पान की दुकान या सिगरेट की दुकान के पास भी नहीं रहना है, क्योंकि वहां स्मोकर्स रहेंगे। आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका क्या होता है, धुआं आपके अंदर जाएगा, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। आपको लग रहा होगा कि आप पी नहीं रहे हैं, आप सिगरेट का स्मोक नहीं कर रहे हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू जो भी है स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इनडायरेक्टली आप उसको इनहेल कर रहे हैं, वो भी आप पे लंग कैंसर के खतरे को बढ़ाएगा। इसलिए एक्टिवली पैसिवली हो सके तो स्मोक ना किया जाए, क्योंकि स्मोक करने के कोई फायदे नहीं, बहुत सारे नुकसान ही। तो टोबैको च्युइंग से क्या होता है, माउथ कैंसर। और एफ्लाटॉक्सिन एक टॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन एक केमिकल है, इससे क्या होता है, लंग कैंसर। इससे क्या होता है, लंग कैंसर नहीं होता, इससे लीवर कैंसर होता है, लीवर कैंसर। कांगरी, इससे क्या होता है, स्किन कैंसर। कांगरी क्या होता है, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, वो लोग एक ऐसे कुछ मिट्टी का बना हुआ लिए रहते हैं, तो उसमें वो लोग बराबर एक शॉल में उसको ढके रहते हैं, तो उनको जहां ठंड लगती है वो सेकते रहते हैं। तो जिस जगह पर रखते हैं, यहाँ पे कहीं एक जगह पे स्पेसिफिक टांगते हैं, वहां पर इरिटेशन होता है, स्किन का इरिटेशन होता है, स्किन डायरेक्टली हीट के कांटेक्ट में आती रहती है, डीएनए का ब्रेकडाउन हो सकता है, डीएनए के ब्रेकडाउन के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो केमिकल में आपके आगे 3-4 केमिकल, आप टोबैको स्मोकिंग हो गया, टोबैको च्युइंग हो गया, माउथ कैंसर, एफ्लाटॉक्सिन से लीवर कैंसर, एंड कांगरी से क्या हो गया, स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बायोलॉजिकल एजेंट में आ जाए आप। बायोलॉजिकल एजेंट में क्या होगा, वायरस भी हैं जो आपके क्या कहते हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो क्या करते हैं, क्या कॉज करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। एजेंट मतलब ऑल, इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ओंकोजेनिक वायरस, सारे ओंकोजेनिक वायरस। किसी का नाम लिखना हो तो आप क्या नाम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हर्पीज सिंप्लेक्स, एक नाम नोट ही कर लीजिए, सिंप्लेक्स वायरस। ये क्या करता है, सर्वाइकल सर्विक्स का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर करता है, आप इसको लिख सकते हैं। और राउस सार्कोमा वायरस, सार्कोमा कॉज करता है इन चिकन। इसको रहने दीजिए, आप कम से कम हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के बारे में लिख लीजिए, क्या कॉज करता है, सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। हमारा सेल्स है, सेल्स में डीएनए है, डीएनए पे प्रोटो ओंकोजीन पाया जाता है, प्रोटो ओंकोजीन में जब म्यूटेशन होता है तो ये ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है और कैंसर कॉज करता है। तो हमारे सेल्स में ऑलरेडी प्रोटो ओंकोजीन प्रेजेंट होता है। प्रोटो ओंकोजीन में म्यूटेशन या इनके फंक्शन में गेन होने की वजह से ही कैंसर कॉज होगा। ऐसा नहीं है कि प्रोटो ओंकोजीन है तो कैंसर ही कॉज करेगा। प्रोटो ओंकोजीन स्पेसिफिक कारण से होते हैं, स्पेसिफिक कारण से होते हैं, डीएनए में स्पेसिफिक कारण से होते हैं इसके जीन। वो क्या कहते हैं, सेल के डेवलपमेंट, सेल के ग्रोथ, सेल के डिवीजन में मदद करते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि क्या करेंगे, कैंसर का प्रमोट करेंगे। तो प्रोटो ओंकोजीन में जब म्यूटेशन होता है तो ओंकोजीन में कन्वर्ट होता है और कैंसर का कॉज करता है। अब इसके डिटेक्शन के बारे में आएंगे। डिटेक्शन, कैंसर की डायग्नोसिस कैसे कैसे हो सकती है। डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, पहली तो हिस्टोपैथोलॉजी। पहली डायग्नोसिस किससे करेंगे हम, बायोप्सी हिस्टोपैथोलॉजिकल एनालिसिस है। बायोप्सी में क्या किया जाता है,
जैसे कहीं ट्यूमर है, वहां से सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल को सैंपल प्लस वैक्स मोम में इसको मिक्स किया जाता है, सैंपल प्लस वैक्स इसको मोम में मिक्स किया जाता है, एक ब्लॉक बनाया जाता है, एक ब्लॉक बनाया जाएगा। इस ब्लॉक को कट करके, इसके स्पेसिफिक डॉक्टर रहेंगे, इसको ब्लॉक को कट करके इसकी माइक्रोस्कोपिक हिस्टो पैथोलॉजिकल स्टडी की जाएगी, जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा कैंसर है या नहीं। बायोप्सी में क्या किया जाएगा, बायोप्सी में एक सेल का सैंपल लिया जाएगा, उस सेल के सैंपल को वैक्स में मिक्स करेंगे, उसका एक ब्लॉक तैयार करेंगे या मिक्स करेंगे, इसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस की जाएगी, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की जाएगी, इसको कल्चर किया जाएगा और इसकी एनालिसिस की जाएगी। इसकी एनालिसिस के बाद आपकी एक बाकायदा रिपोर्ट आएगी कि क्या कैंसर का डेवलपमेंट, इसकी प्रोग्रेशन क्या है। इसका डिटेक्शन, कैंसर का इलाज तभी हो सकता है, कैंसर का इलाज तभी संभव है जब इसको सही टाइम पर डिटेक्ट कर लिया जाए। सही टाइम पर अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, सही टाइम पर डिटेक्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे बायोप्सी होगा, सीटी स्कैन होगा, एमआरआई होगा और पेट स्कैन होता है, वो तो बहुत काफी महंगी जांच है, उसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसेस का यूज करके पेट स्कैन करते हैं। तो पहला आप जान लिए क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं सेल्स और टिश्यूज की और बताते हैं ट्यूमर कैंसर सेल का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला क्या हो गया, बायोप्सी हो गया। दूसरा क्या हो गया, सीटी स्कैन। सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी में यूज करते हैं क्या, एक्सरेज का यूज करते हैं, क्या 3D इमेज बनाता है, एक्सरेज का यूज करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, 3D इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। 3D इमेज। सीटी स्कैन में क्या होता है, यूज होता है एक्सरे यूज होता है, एक्सरे का यूज करके क्या बनाते हैं, 3D इमेज। 3D इमेज का फॉर्मेशन होता है, 3D इमेज को देखकर पता लगाया जाता है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है।